नमस्कार, इंडिया हेड की खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आज हम बात करेंगे आतंकियों का मिशन जम्मू। जी हां, जम्मू कश्मीर में पिछले 1 महीने के भीतर आतंकी घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान आतंकवादियों ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। पिछले 78 दिनों में 11 आतंकी हमले हुए हैं और इसके बाद से देश के सुरक्षा तंत्र को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। वहीं देश में एक बार फिर आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग भी तेज हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस भी हमलावर है और सीधे मोदी सरकार को घेर रही है। इन सबके बीच सुरक्षा बलों को चौंकाने वाली जानकारी हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों पर हमलों की जिम्मेदारी लेने के लिए आतंकी संगठनों द्वारा रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल्स एंट्री फोर्सेस फ्रंट, कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स जैसे नामों के बाद अब कश्मीर टाइगर्स नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गतिविधियां देखकर यह नजर आता है कि उन्होंने अपना फोकस और पैटर्न दोनों ही बदल दिए हैं। तो आखिर क्या है आतंक का मिशन जम्मू? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। जम्मू में हाल के दिनों में आतंकी हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। 8 जुलाई को एक बार फिर सैनिकों पर आतंकवादियों के कायराना हमले में 5 जवान शहीद हो गए, वहीं 5 अन्य घायल हैं। ऐसे और भी कई बड़े हमले जम्मू में हुए हैं, जो कश्मीर से आतंकवादियों के फोकस में बदलाव दिखता है। लगातार बढ़ रहे हमले से एक बात तो समझ आ रही है कि वो ये है कि आतंकियों के हमले का पैटर्न बदला है। आतंकी सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। घाटी से हटकर अब आतंकी अपने टारगेट बदल रहे हैं। इसके साथ ही हमले के पैटर्न में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। पैटर्न में बदलाव किस तरह का हो रहा है, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। आतंकी जवानों के साथ अब आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। जैसे 9 जून को लश्कर तैयबा ने एक नागरिक बस पर आतंकी हमला किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 41 घायल हो गए। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों की रणनीति का ध्यान कश्मीर घाटी से हट गया, जहां सुरक्षा बल मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। पिछले 2-3 सालों से आतंकी जम्मू में रुक रुक कर हमले कर रहे हैं, जिससे हिंसा में तेजी देखी गई है। खासकर 2023 में 43 आतंकवादी हमले और 2024 में अब तक 25 हमले हुए हैं। आतंकी हमलों को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने से रोकने के कदम के रूप में भी देखा जा रहा है, जो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहला चुनाव होगा। आतंकवादी नागरिकों के रूप में भी जम्मू में प्रवेश करते हैं और स्थानीय गाइडों की मदद से छिपने की जगह और हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। LOC के पार लॉन्च पैड पर लगभग 60 से 70 आतंकवादी एक्टिव हैं, जो स्थानीय बनकर हमले की तैयारी में जुटे हैं। पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा ग्रुप है जो राजौरी, कुंज, कठुआ और डोडा के अलग अलग क्षेत्रों में ऑपरेट कर रहा है। गांव वाले लगातार आतंकियों की जानकारी सेना को दे रहे हैं। दरअसल अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर कश्मीर में सेना ने सुरक्षा काफी कड़ी कर रखी है। ऐसे में वह आतंकवादियों को मौका मिल पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में आतंकियों ने जम्मू को टारगेट करना शुरू किया है। जम्मू में काफी भीड़ भाड़ रहती है, ऐसे में आतंकियों की पहचान करने में मुश्किल आती है। ये ऐसा अभी हुआ है, लेकिन जब शुरू हुआ था 89-90 में, क्योंकि मैं 91-92 में उसी इलाके में था, वो जम्मू रीजन, जो आतंकवादी जो जम्मू रीजन जो है वो एक तो जम्मू प्लेन एरिया है, उसके बाद जब आप नॉर्थ जाओगे उधमपुर के तरफ, फिर पहाड़ी शुरू हो जाता है। और डोडा जो है ये 2 मेजर जो रेंजेस है उसके बीच में, एक सियोजधार जिसके ऊपर पत्नी टॉप सुना होगा लोगों ने, वो उसके क्रॉस करने के बाद नीचे उतरना पड़ता है चनाब नदी के जो लेवल पे, फिर चढ़ता है और फिर जवाहर टनल तक जाता है। तो पूरा इलाका जो है ये पहाड़ी इलाका है और मुश्किल पहाड़ी इलाका है। बल्कि मैं दोनों कश्मीर साइड और डोडा साइड में मेरी एक्सपीरियंस है, और डोडा साइड में ज़्यादा रहा है। तो डोडा में आतंकियों से लड़ना कश्मीर से कई गुना
मुश्किल है। लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके की पद्धति का इस्तेमाल हो रहा है, टारगेट किलिंग, गोरिल्ला पद्धति का इस्तेमाल ये आतंकवादी कर रहे हैं और अब घाटी से ये जो टारगेट शिफ्ट हो चुका है, अब ये जम्मू की तरफ हो चुका है। और ये आखिर पैटर्न क्यों बदला गया? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर घाटी के बाद जम्मू क्यों बना आतंकियों का नया टारगेट। साथ ही कई सवाल ये भी हैं कि जम्मू में क्यों बढ़ रहे हैं आतंकी हमले, पैटर्न में क्यों दिख रहा है बदलाव। तो ये तमाम सवाल आज हम करेंगे और इस पर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि लगातार जो हमारे सेना के जवान हैं वो शहादत को प्राप्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब सरकार पर भी ये उठने लगा है कि जो बात की जा रही थी कि घर में घुसकर मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर नई सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ देश देख रहा है। तो कश्मीर टाइगर्स का क्या है प्लान बी? क्योंकि कश्मीर टाइगर्स वो नाम है जो कि निकल कर आया था 2003 में। ये गोरिल्ला पद्धति से घात लगाकर हमला करते हैं, लेकिन एक बार फिर ये नाम निकलकर सामने आया। क्या है हाई वैल्यू टारगेट प्लान? केवल जुलाई महीने की अगर हम बात करें तो 11 जवान शहीद हुए हैं। 38 दिन में 8 हमलों ने दहशत बढ़ा दी है। अगर साउथ पीर पंजाल की बात करें तो यह नया अड्डा बनकर निकल कर आया है। जम्मू पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन चला। राज्य की अगर बात करें तो पिछले 78 दिनों में तकरीबन 11 आतंकी हमले हुए हैं। केवल 30 दिनों के भीतर जम्मू में 7 आतंकी हमले हुए। तो कुल मिलाकर पिछले 1 महीने के अंदर आतंकवादी 7 बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। और इसको लेकर अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या होगी स्ट्रेटजी, किस तरीके से आतंकवाद का ये मुंह कुचला जाएगा और किस तरीके से जो हमारे जवान वहां पर तैनात हैं उनके लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य किया जाएगा। क्योंकि लगातार घात लगाकर आतंकी वहां पर हमले कर रहे हैं और अब उनका जो नया रूट बदला है, जम्मू कश्मीर में आतंक का नया रूट, नया गढ़ जो है वो घाटी से शिफ्ट होकर जम्मू की तरफ हो चुका है। साउथ पीर पंजाल ये नया अड्डा, और ये लगभग ये कहा जा रहा है कि अगर उसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो आतंकियों के छिपने के लिए यह सबसे सेफ पॉइंट माना जा रहा है। और साथ ही अगर राज्य की स्थिति की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के पहले आतंकवादी कहीं ना कहीं खौफ का मंजर बनाना चाह रहे हैं और इसी को लेकर पिछले 3 दिनों में 3 से ज्यादा हमले और लगातार अभी भी मुठभेड़ जारी है, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आतंकवादियों का अगला प्लान क्या है। तो पिछले 1 महीने के अंदर आतंकवादी 7 बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें 12 जवान शहीद हुए और 9 आम नागरिकों की भी मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ महीनों में आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस भी हमलावर हुई और आपको बता दें कि अब इस मामले में लगातार अब पक्ष विपक्ष की तरफ से राजनीति भी शुरू हो गई। हालांकि राजनीति का मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ा ये हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके सुरक्षा का मामला है। हमारे जो वहां पर जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा का मामला है। तो चलिए हम इस चर्चा में अपने मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले हमको परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ कौन कौन रहा है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ इंडिया हेड जुड़ रहे हैं हेमंत गौर जी, और साथ ही जुड़ रहे हैं टीपीएस रावत जी, रिटायर्ड मेजर जनरल, और साथ ही जुड़ेंगे रईस वानी जी, और अभी प्रफुल्ल बख्शी जी विंग कमांडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ। टीपीएस रावत जी आपका स्वागत है, साथ ही प्रफुल्ल बख्शी जी आपका भी स्वागत है इंडिया हेड में। थैंक यू। चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी हेमंत गौर जी आपसे ही, क्योंकि जिस तरीके की अब ये पैटर्न और ये पद्धति बदली गई है, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब खौफ और आतंक बढ़ाने के लिए एक नए तरीके से आतंकी हमला लगा कर रहे हैं। और क्योंकि इस पूरे एक भौगोलिक स्थिति का भी लगातार जिक्र हो रहा है, पहले घाटी और अब जम्मू। देखिए, जब आप इस स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे कि भौगोलिक स्थिति नो डाउट कि एक बहुत बड़ा रीज़न है, उसके अलावा जो हमारे बॉर्डर्स पे फोर्सेस हैं वो उस चीज़ को रोकती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं इनको डायरेक्ट एंटर होने के लिए। दूसरा, जम्मू के बिल्कुल करीब अपना इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, तो वहाँ से भी एक इनको सहूलियत मिल रही है जो वहाँ से ये लोग आ रहे हैं। जैसा ब्रिगेडियर विनायक जी ने बताया कि पहाड़ी इलाका ज़रूर है, लेकिन वहाँ पहाड़ी इलाके के साथ जंगल है, तो जंगल में उनको छुपकर बचकर निकलकर आने की बहुत सारी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है कि भारत सरकार अभी जो हमारी गवर्नमेंट है
वो यूएन में अपनी परमानेंट सीट लगभग तय मान रही है। तो ये अस्थिरता फैलाने के लिए एक सबसे बड़ा उनका हथियार है जी। उसके अलावा भारत सरकार जो अभी जिसको अपन देखेंगे कि वो फौजी कार्रवाई से ज़्यादा वो डिप्लोमेसी पे ध्यान दे रहे हैं। तो हमारी जो डिप्लोमेसी है उस पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कारण डिप्लोमेसी जब भी कारगर होती है, जब भी डिप्लोमेसी पे एक दूसरी कंट्री बात कर पाती है जब आपकी फ़ौज मजबूत हो। हमारी फ़ौज बहुत मजबूत है आज की तारीख में, इसमें कहीं हमें दो मत नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो हम रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो चीन नहीं चाहता कि हम रशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे रहें। लेकिन निश्चित तौर पर उसके बाद जी देखिए, लेट मी फिनिश। उसके बाद जो अभी जो अटैक्स हो रहे हैं उसमें आतंकवादी जो आपके अफगानिस्तान की जो परिस्थितियां चेंज हुई, वहाँ से जो आतंकवादी ग्रुप फ्री हुए जी, वो भी यहाँ पर सक्रिय हुए। लेकिन इस पूरे में सबसे बड़ा जो आतंकवादी के साथ साथ जो हमारे देश पर अटैक कर रहे हैं, जो अभी देखा गया कि एक चाइनीज़ उनको वो मिला है ना ट्रांसमीटर, जिसको हमारी भारत सरकार अभी तक उसका वो तोड़ नहीं पाई है। और SSG एक पाकिस्तान की एक फोर्स का एक हिस्सा है, स्पेशल सर्विस ग्रुप। वो स्पेशल सर्विस ग्रुप के जो लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, वो हिंदुस्तान में इस वक्त अटैक में शामिल हैं जी। इस चीज़ की पुष्टि हमारे और आपके सरकार ने की है ना। ये सारे कारण हैं जिन वजहों से ये आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तमाम ये वजह हैं। चलिए मैं अपने मेहमानों का भी रुख कर लेती हूँ। हम सबसे पहले रुख करना चाहेंगे प्रफुल्ल बख्शी जी, विंग कमांडर हमारे साथ जुड़े हुए, रिटायर्ड विंग कमांडर है। प्रफुल्ल बख्शी जी, सर ये सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से अब ये बार बार बात निकल रही है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, कश्मीर के बाद, घाटी के बाद अब जम्मू को अपना सेफ पॉइंट समझ रहे हैं आतंकवादी। लगातार हमलों की वारदात हो रही है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अब सेना का एक्शन क्या होगा, और पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी लगातार जिक्र हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी। आपकी वॉल्यूम कम है, आप अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर दीजिए प्लीज। जी सर, अभी सुन पा रहे हैं? आप और थोड़ा और इंक्रीज करिए प्लीज। जी जी, अब प्रॉपर आवाज आ रही है सर? अब आ रही है जी। देखिए ऐसा है, सबसे पहले ये जो नैरेटिव बन रहा है, पहले जम्मू में वारदात नहीं होती थी, जम्मू में होती थी और पहले भी हो चुकी है। हमें ये नहीं, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल पॉइंट ज्यादा बनता था वैसे श्रीनगर में आतंक फैलाने का, और स्लीपर सेल्स का प्रकोप ज्यादा था श्रीनगर में, तो इसलिए श्रीनगर में उनकी एक्टिविटी ज्यादा थी। ये बात नहीं है। और दूसरा ये है, ये आपको पता होना चाहिए, लेट्स फेस इट, ये है इस्लाम के को लेकर और हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के डिफरेंस को लेकर ये सब पैदा हुआ है। कश्मीर पैदा हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, पार्टीशन हुआ, और ये सारा का सारा जो टेररिज्म का प्रॉब्लम है ये इसी कारण है। तो वहां पे प्रकोप ज्यादा था उस समय, और इसलिए श्रीनगर में थी, और बात जम्मू में आ गई है क्योंकि यहाँ से अटैक करना और इनके बॉर्डर क्वाइट क्लोज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और हमें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि जम्मू से अब करना शुरू कर दिया है, उसको छोड़िए। हमारी नीति क्या है, हमें इसकी परवाह होनी चाहिए। इसलिए प्रॉब्लम ये आ रही है हमें कि हमारे पास इनके स्लीपर सेल्स इतने ज्यादा हैं जो हम एडमिट नहीं करते थे, अब एडमिट करना पड़ गया हमें, क्योंकि टेलीविजन ने उनकी गुफाएं दिखा दी और घरों में छुपाया हुआ है। औरतें उन लोगों को लेकर बैठी हुई हैं, अपने ये कह रही है कि हमारे हस्बैंड्स हैं, ये हमारे साथ रहते हैं, उनको खाना खिला रही हैं। ये सारे स्लीपर सेल्स उनको बड़े आराम से बोर्डिंग, लॉजिंग और सारी सहूलियतें दे रहे हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सप्लाई, एम्युनिशन सप्लाई एंड लॉजिस्टिक्स। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सर जो आप कह रहे हैं ये एक बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि अगर वहां पर ही स्लीपर सेल्स हैं और अगर वो आतंकवादियों को घर पर छुपाएंगे तो सेना के लिए इन पूरे मंसूबों को आतंकवादियों के कुचलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आएगा। बात खत्म कर लूं जी, मैं ये कह रहा हूं कि बॉर्डर जो है खुला हुआ है पीओके के साथ में। क्यों खुला हुआ है? क्योंकि वहां पे हमने अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं करी। सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं बनता। जहां जहां जो उनके जो बेसिस बने हैं, जहां से उनकी आर्मी इनको लॉन्च करती है, उनके ट्रेनर्स लॉन्च करते हैं, उस जगह को हमें स्ट्राइक करके ऑक्यूपाई, मैं रिपीट करता हूं, ऑक्यूपाई करना पड़ेगा।
जब तक आर्मी ऑक्यूपाई नहीं करेगी आपके कंट्रोल में बात नहीं आएगी। ये बात मान के चलिए, चाहे आप उनके 100 मार दीजिए चाहे 200 मार दीजिए बाय एरियल अटैक, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एरियल अटैक डज नॉट ब्रिंग यू विक्ट्री। तो ये हमको मान के चले कि इसको जब तक हम ऑक्यूपाई नहीं करेंगे और फिर स्लीपर सेल्स के खिलाफ अभियान एकदम शुरू कर देना पड़ेगा। इसके लिए पूरी जम्मू एंड कश्मीर मस्ट बी अंडर वन सिंगल कमांड एंड कंट्रोल। मैं रिपीट कर रहा हूं, और अब गवर्नमेंट ने एडमिट कर लिया है कि हमको सिंगल कमांड लाना है, बट सिंगल कमांड इज नॉट ऑफ पैरामिलिट्री। वो कहते हैं आर्मी का अलग होगा, नहीं। इफ आर्मी इज देयर then the army will be involved in single command and control, and naturally army will lead it. It is a corps commander who should be commanding the entire security forces. They should be under him, और तब बात बनेगी, नहीं तो हम अपने को धोखा देते रह जाएंगे। निश्चित तौर पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ देश देख रहा है। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही कि अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ही सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं रुक करना चाहूंगी, हमारे साथ टीपीएस रावत सर भी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल। सर, आपसे एक बड़ा सवाल ये, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है जो कश्मीर टाइगर्स, ये पहले एक नाम निकलकर सामने आया था और ये शेडो संस्था कही जाती है जैश ए मोहम्मद की, और ये घात लगाकर हमला करते हैं। अब जब जम्मू की तरफ, हालांकि सर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पहले जम्मू में हमले नहीं हुए हैं, कश्मीर बस में घाटी में हमले होते रहे हैं, लेकिन अब ये बार बार ये जिक्र हो रहा है कि सेफ पॉइंट बना लिया है। उस स्थिति को देख रहे हैं जो नेचुरल वहां का एनवायरमेंट है, तो ये कहा जा सकता है कि सबसे सेफ पॉइंट, और अब इसके लिए सेना को क्या कुछ करना होगा। हालांकि सर कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बड़ा और कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। गुड इवनिंग। पहले तो सबसे पहले आवर कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज जिनके क्या कहते हैं ब्रेव हार्ट जिनकी डेथ हुई है, जो शहीद हुए हैं इस देश के लिए। सबसे पहले उनकी फैमिलीज को हमारी श्रद्धांजलि एंड सद्भावनाएं। दूसरा, जैसे बात हो रही है अबाउट क्या कहते हैं ये जो सिचुएशन अभी आप कह रहे हैं कश्मीर से लेके इधर जम्मू की तरफ ये पूरा इनका शिफ्ट हुआ है फोकस। मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये देखिए ये एक बहुत बड़ा खेल है, इन द सेंस कि ये ऐसे ही नहीं हो जाता। आपने कश्मीर में से 370 हटाया, मैं अभी 2-3 बार अभी कश्मीर में श्रीनगर में भी गया था, वहाँ सिचुएशन काफी कंट्रोल में है। एंड इनफैक्ट आर्मी ने जितने भी क्या कहते हैं उधर आपके ये एक आपकी वॉइस बैक आ रहा है कि इसको हाउ कैन वी रिड्यूस, आई कैन यू नो माय वॉइस इज कमिंग बैक। एक बार पीसीएस मेरा अनुरोध है कि एक बार जरा वॉइस चेक कर लें सर, कि सर अभी आवाज क्लियर आ रही है आपकी? क्लियर, हाँ अभी ठीक नहीं, पर मेरी आवाज मेरे को वापस आ रही है। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? अभी यस सर, आई कैन हियर यू क्लियरली। हाँ चलो ठीक है, विल कंटिन्यू लाइक दिस ओनली। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि मैं खुद अभी 2-3 बार गया था कश्मीर में, तो वहाँ सिचुएशन अभी काफी कंट्रोल में है। जितने भी आपके टेररिस्ट हैं, आप देख सकते हैं कि जो लाल चौक में आजकल तिरंगा झंडा भी फहराया जाता है और फिर भी कुछ नहीं होता। पहले जमाना था जब कोई तिरंगा रात को जाके लगाता था और कोई ऐसे उसके आसपास आता था तो पुलिस भी उनके अगेंस्ट एक्शन लेती थी जी। तो अभी क्या हुआ है कि जैसे आपने ये भी देखा गलवान में हमने चाइना के साथ क्या करा था जी। हमने उनको काफी बुरी तरह से आई थिंक आप कहोगे उनके अगेंस्ट एक्शन लिया था, उनको पीछे कर दिया था। एंड इनफैक्ट वी हैड कॉज लॉट ऑफ कैजुअलिटीज टू चाइनीज जो थे। सो अभी क्या है कि चाइनीज भी इस गेम में है। इट इज नॉट दैट इट इज ओनली पाकिस्तान, बिकॉज जो हम उनके अगेंस्ट जो एक्शन ले रहे हैं, उनके जो बेल्ट एंड कॉरिडोर इनिशिएटिव है, सो चाइना अलॉन्ग विद पाकिस्तान इन द सेंस कि अभी जैसे अभी बात हो रही थी कि हमने उनके अगेंस्ट काफी सारी फोर्सेस जम्मू एरिया से इधर से शिफ्ट कर दी हैं ऑन द चाइनीज फ्रंट लद्दाख में। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो ट्रुप डेंसिटी होती है वो थोड़ी कम हो गई है। तो इसका भी एक फायदा पाकिस्तान उठा रहा है इन द सेंस कि जैसे खुले बॉर्डर्स तो है ही, ट्रुप डेंसिटी कम हो गई है। तो इसलिए, और जो टेरेन की बात मेरे से पहले बात हो गई है करी है कि यहाँ का टेरेन भी ऐसा है कि जो काफी कंड्यूसिव है फॉर मिलिटेंट ऑपरेशंस। आपका जैसे कश्मीर में मौसम बदलता रहता है, बर्फ होती है, तो और उधर जो अंदर आ जाता है उसको जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं OGWs, उनको भी उनके कांटेक्ट में रहना पड़ता है फॉर सस्टेनेबिलिटी। और यहाँ पे जंगल इतने बड़े हैं
एंड केव्स हैं, वहाँ पे आदमी सरवाइव कर सकता है क्योंकि टेरेन भी ऐसा है और क्या कहते हैं वेदर भी इतना खराब नहीं है। सो एक तो मैं कहूंगा कि ये बेसिकली शिफ्ट जो हमारी ट्रुप डेंसिटी यहाँ पे कम हुई है उसकी वजह से भी क्या कहते हैं यहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटीज बंद होगी इन कनेक्शन विद द चाइनीज ऑल्सो इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान। सो अभी आपने बात करी थी क्या कहते हैं KTF की जी। जो मैंने न्यूज में ही सुना, देयर आर 7 ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं अभी ये जो शैडो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके जैश है और दूसरे जो मेजर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं ये उन्हीं की फोर्स है, ये अपना नाम चेंज करके अलग अलग होते रहते हैं। तो देयर आर 7 ऑफ सच पीपल हु आर ऑपरेटिंग एंड जहां तक मैंने न्यूज में सुना है 25 से 30 या मे बी 40 तक जो टेररिस्ट हैं वो अभी इन जंगलों में छुपे हुए हैं। एंड जहां तक आपको मैंने जैसे एक और बात कही थी अभी क्या कहते हैं ट्रुप डेंसिटी कम हुई है, तो क्या होता है कि जो आपके यहाँ से ट्रुप्स मूव आउट हुए हैं जी। तो जो फोर्सेस ग्राउंड पे रहती हैं उनका एक पूरा सिस्टम होता है जिससे आप लोकल्स के साथ कनेक्शन में रहते हैं। आपको सर लेकिन भौगोलिक स्थिति जो है वो तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन अब एक और जिक्र हो रहा है कि ऑपरेशन सर्प विनाश जो कि 2003 में हुआ था, इसी तरीके का एक ऑपरेशन हुआ था जब अगर भौगोलिक स्थिति हमारे बस में नहीं है तो इस तरीके का ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए। तो ये भी अटकलें लगाई जा रही कि क्या आप सरकार को ऑपरेशन सर्प विनाश जैसी कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए या फिर सर जैसा कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर आतंकवाद का मुंह कुचलना है तो सबसे पहले आपको एक बड़े सर्जिकल स्ट्राइक जैसे या सर्प विनाश जैसे जो एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसका जिक्र आज भी होता है, ऐसी ही कुछ स्ट्रेटेजी लेनी होगी सर। नहीं ये तो बहुत छोटे ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपको LOC क्रॉस करके उनको ठोक के आना चाहिए उधर। बिल्कुल सर, बहुत हो गया ये क्या कहते हैं साला मजाक क्या कहते हैं। हम बात करते रहते हैं हमारे जो हिंदुस्तान में बैठे हुए इतने लोग, मैं डिबेट में ही सुनता हूँ इधर इतने सारे, आप पता नहीं कहां से लाके बैठा देते हैं इनको जो साले हिंदुस्तान के अगेंस्ट बात करते रहते हैं जी। मतलब आपको उनको तो यू शुड नॉट अलाउ सच पीपल टू स्पीक ऑन टेलीविजन, मतलब दे आर सपोर्टिंग सच पीपल। और अभी बहुत हो गया है, इतने सारे लोग मरते हैं, ये हमारे भाई हैं जो मरे हैं, इनकी फैमिलीज आप सोचिए, जो 4 आदमी जिनके मरे हैं उनकी फैमिलीज का क्या हाल है। हम बस इसी में खत्म कर देते हैं, शहीद हो गया, घर में ले आया, वो दिखा दिया, कर दिया, और उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। डिप्लोमेटिक चैनल, ये चैनल, वो चैनल, क्या चैनल है। अभी पाकिस्तान की ये हालत है, साला कटोरा लेके घूमता है हर जगह। हमारे को तो अभी सीधा क्या कहते हैं डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए, उनके क्या कहते हैं आर्टिलरी बम्बार्डमेंट करके, जैसे अभी सवाल तो यही है कि आखिर कह रहे थे कि हमारे को आर्टिलरी बम्बार्डमेंट करके हमारे पास सारी स्ट्रेटजीज हैं जी सर, हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास प्रबल सेना है, तो आखिर क्यों नहीं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार सवाल भी उठ रहे हैं सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो एक्शन लेना चाहिए ना, जो पॉलिटिकल डिसीजन है, एंड वी शुड अलाउ आवर आर्मी। अभी पीछे क्या कहते हैं, जब मेरे को याद है जब ये गवर्नमेंट आई थी पावर में एंड देयर वर सम एक्शन, तो उस टाइम पे ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिया था, काफी शांति हो गई थी उधर। पर आज ही मैं सुन रहा था कहीं कि वो फिर से वही कंडीशन है, कोई फायर करना होता तो फिर परमिशन लेना पड़ता ऊपर से। आर्मी शुड बी गिवन अ फ्री हैंड। जैसे अभी विंग कमांडर प्रफुल्ल कह रहे थे, थिएटर कमांड्स की जो बात हो रही है, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली सो दैट ऑल द फोर्सेस इन दोस एरिया कम अंडर वन सिंगल पर्सन डिसीजन मेकिंग। एंड आई डोंट थिंक इंडियन आर्मी इज सो क्या कहते हैं कॉम्पिटेंट, एंड दोस पीपल हु आर कमांडिंग आर सो कॉम्पिटेंट। वी डोंट नीड ब्यूरोक्रेट्स टू टेल अस व्हाट टू डू, वी नो व्हाट टू डू एंड हाउ द जॉब इज टू बी डन। बिल्कुल, राजनीतिक हस्तक्षेप की बजाय सेना को ये एक्शन लेना होगा और इसके लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आखिर क्यों नहीं हम बॉर्डर को क्रॉस करके सीधे आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। हमारे साथ जी जी सर, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। हमारे साथ हेमंत गौर जी भी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से बात हो रही है कि आखिर क्यों 370 का भी यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। जैसे ही 370 आया, ये कहा जाने लगा कि अब आतंकवाद जो है वो पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में शांत हो जाएगा। कुछ दिनों तक तो शांति नजर आई, लेकिन अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि सेना को उस तरीके से हमला करने की परमिशन नहीं मिल रही। सर का भी यही कहना है कि आखिर क्यों हस्तक्षेप इस तरीके से। और अब जब पाकिस्तान इस तरीके से बौखलाया हुआ है, और अब देखिए इलेक्शन का भी जिक्र होने लगा है कि इलेक्शन आने के पहले एक आतंकवाद का माहौल बनाया जा रहा है, डर का साया बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पॉलिटिकल एक माहौल बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये इलेक्शन तो एक सबसे बड़ा रीजन है, लेकिन इस पूरी पॉलिटिक्स के पीछे जो जियो पॉलिटिक्स है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिका और चाइना। अमेरिका और चाइना ये कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान में स्थिरता रहे।
आज हम यूएन की परमानेंट सीट पाने के बिल्कुल करीब हैं जी। जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया, पिछले उसमें, कि आज हम परमानेंट सीट पाने के लिए डिप्लोमेसी का उपयोग कर रहे हैं। डिप्लोमेसी का उपयोग इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा चाइना वहाँ से फोर्स हम हटाएं, चाइना बॉर्डर से, और यहाँ अपनी डिप्लॉयमेंट करें जी। वहाँ चाइना अपना जो उनके मंसूबे हैं गलत, वो उनका उपयोग कर सके। तो जो जनरल साहब ने कहा कि वहाँ पर एक सबसे बड़ा कारण तो डिप्लॉयमेंट, आपको जम्मू में जो आपने डिप्लॉयमेंट हटाया उस डिप्लॉयमेंट को फिर करने की ज़रूरत है। और एक जो जोश भरा दोनों हमारे आदरणीय फौजियों का उद्बोधन मैंने सुना, तो उसके पीछे राजनीतिक कारण और डिप्लोमेटिक कारण ये है कि हमको पहले यूएन में एक परमानेंट सीट मिलने दीजिए, उसके बाद ये सारी चीजें हैं। सारी कंट्रीज तब तक होती रहेगी क्या? एंटी कंट्रीज ये चाहती हैं कि हमारे को आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए, या हमारे को अस्थिरता हमारे देश में बताई जाए कि हमारी जो शासन है, हमारा जो प्रशासन है वो अस्थिर है। और इन सब चीजों के मद्देनजर फिर से हमको यूएन सीट से पीछे हटा दिया जाए। जी 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 सर, बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, अब वो टाइम चला गया है कि हमको ये देखना है कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा और वो क्या कहेगा। मैंने जो पहले बोला और जो जनरल साहब ने मेरे को अभी उसको सपोर्ट में बोला, पहले आप जो 8-9 बेसेस है उनको जाके कैप्चर करिए। एक बार आपने कैप्चर कर दिया, वो आतंकवादी आने बंद हो जाएंगे और पूरी दुनिया का सपोर्ट आपके पास आएगा। वो होल वर्ल्ड नोज कि पाकिस्तान इज अ जनरेटर ऑफ टेररिज्म। सारा इस्लामिक कंट्रीज यही ट्रेनिंग पाते हैं, इधर यही कसाब ऑन एवरीबॉडी इज गेटिंग द ट्रेनिंग फ्रॉम हियर। तो आपको ये सबसे पहले है कि हमारी फौजें जाके उस जगह को ऑक्यूपाई करें। बाद में पीओके को कैसे लेना है, वी लीव इट टू द आर्मी। उनको दे नो फार बेटर कि पीओके को किस तरीके से लेना है। और दूसरी बात, सिर्फ पीओके पे प्रेशर क्यों डालें, हम कहीं और भी प्रेशर शुरू कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान को रास्ते में लाना है, यू हैव गॉट जैसलमेर, यू हैव गॉट सिंध, यू हैव गॉट सो मेनी अदर प्लेसेस। आप प्रेशर में डालिए पाकिस्तान को और निरंतर डालिए अगले 6-8 महीने तक, फिर देखिए क्या तमाशा होता है। हम ये सिर्फ भूल जाएंगे सबकी, हमको दुनिया का डिप्लोमेसी दिखानी है। इंडिया इज फार हेवियर इन पोजीशन टू जस्ट डिपेंड ऑन डिप्लोमेसी। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड दूसरी बात है, जब नैरेटिव में आ रहा है कि हम फौजी हटा के ईस्टर्न बॉर्डर पर रख रहे हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्मी मस्ट बी रिवाइज्ड नाउ। 12 लाख 13 लाख नहीं होना चाहिए, 15 से 18 लाख। अब आर्मी स्टैंडिंग करिए, अब आपका टाइम आ गया है। ये जो अब जो वेरियस स्कीम्स बन रही हैं, they should all aim at increasing the standing strength of the army। ये सब conscript army नहीं चलती यहाँ पर, ना ये काम करेगी ना ये लड़ेगी। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, इस समय आपको आर्मी की स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है अगर आपको चाइना और पाकिस्तान इकट्ठा फेस करना है, और आपको ऑक्यूपाई करना है पाकिस्तान के पीओके के एरिया को परमानेंटली, और उसके बाद पीओके लेना है, जैसे लेना है, दैट आई लीव टू द 2-3 सर्विसेज वो करेंगे। और स्लीपर सेल्स के ऊपर और अभियान चलाइए। अभी तो सारे के सारे कश्मीरी पंडितों के घर के अंदर से जो बैठे हुए हैं उनको निकालिए। अब वो सारे के सारे सपोर्ट एज गुड एज स्लीपर सेल्स है। सर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं सारी स्थितियों पर आप नजर बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं खून खौलता हुआ नजर आ रहा है आपकी बात से, सर की बात से मैं देख रही हूँ, लेकिन आखिर सरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी है? लगातार शहादत हो रही है हमारे जवानों की, वहां जो नागरिक हैं, जो बॉर्डर्स पर नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान लग रहे हैं। तो क्या इच्छा शक्ति की कमी नजर आ रही है? और जबकि पाकिस्तान की बुजदिली देखिए, वहां के रिटायर्ड जो ऑफिसर है वो स्लीपर सेल्स को, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दोनों लोगों को कि अभी परसों पन्नू में जो अटैक हुआ एसएसजी के हेडक्वार्टर पे, वहाँ 18 फौजी मारे। हमारे को क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमने चूड़ियां पहनी है क्या? हमको ये पूछना चाहिए। पॉलिटिकल डिसीजन क्यों नहीं आ रहा? जनरल रावत हैज जस्ट आस्क्ड, आई एम आस्किंग, एवरीबॉडी शुड आस्क कि पहले भी पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था। 1962 में हमने एयरफोर्स नहीं लगाई, पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था। ये पॉलिटिकल डिसीजन बेच खाएगा आपको। ये पॉलिटिकल डिसीजन हैज टू कम इन टाइम। That's why politicians have to be trained। नहीं तो देश की रक्षा ऐसे नहीं होती, दे राम दिला दे राम। ये कोई पंसेरी की दुकान थोड़ी है। We have to look after our nation।
और नथिंग इज बिगर देन नेशन, नो पॉलिटिशियन, नो पॉलिटिकल पार्टी। चलिए मैं कमांडर रावत सर का भी रुख करना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से बात हो रही है, सर भी यही कह रहे हैं कि आखिर क्यों राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी यहाँ पर क्यों नजर आ रही है, और उसका खामियाजा देखिए, हमारे जो सैनिक हैं, जो सुरक्षा बल के जवान हैं, और जिस तरीके से अब वहां पर तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है। आखिर ये चुप्पी क्यों, ये खामोशी क्यों, और इसका जो है खामियाजा और इसकी कहीं ना कहीं बढ़त जो है आतंकवादियों को मिल रही है। उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, वो सीधे वहां पर घुसते हैं और सीधे सीधे वहां पर हमला कर देते हैं, और हमारे जो जवान हैं, हमारे जो अफसर है, वो शहादत को प्राप्त कर लेते हैं, और हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम उनके लिए मौन रख लेते हैं। क्या इससे बात बन जाएगी सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ये आप अभी डिप्लोमेसी की बात हेमंत गौर जी कर रहे थे कि यूएन की सीट मिलने वाली है, ये तो हम जब से कमीशन हुए 83 में तब से सुन रहे कि यूएन सीट मिलने वाली है। मिली है क्या अभी? पर उस दौरान हमने कितने सारी फैमिलीज को बर्बाद करवा दिया, कितने लोग शहादत को क्या कहते हैं वीरगति प्राप्त कर गए। अब उनका तो कोई पूछता ही नहीं है। अब फाइनली इतने, ये तो सिर्फ एक दो इंसिडेंट न्यूज में आए, कितने सारे अदरवाइज लाइन ऑफ कंट्रोल में डेथ होती है। एक छोटा सा क्या कहते हैं आ जाता है न्यूज आइटम कहीं पीछे चौथे पांचवें पेज में कि उसकी ये डेथ हो गई, जिसका कोई मतलब पता ही नहीं है। तो मतलब दिस थिंग, जैसे आप देखिए इजराइल को देखिए, उनके यहाँ एक अटैक हुआ, यू सी द रिएक्शन जो विच हैपन, एंड आज तक उन्होंने कसम खा ली कि वो खत्म कर देंगे। पूरी दुनिया उनको बोल रही है, उनके अगेंस्ट है, सब कुछ कर रहे हैं, पर वो दे हैव डिसाइडेड कि हमने ये उनको खत्म करना है हमास को, और वो लगे हुए हैं उसके पीछे। और हमारे देश में देखिए लोग फिलिस्तीनी फ्लैग लेके यहाँ घूम रहे। मतलब ये तो हमारे देश के अंदर ही क्या कहते हैं लोग हैं जो हमारे क्या कहते हैं फौज को आगे काम नहीं करने। दे आर पीपल हु रिडिक्यूल द आर्मी एवरी डे कि ये हो गया वो हो गया। अब जैसे ये आपने अभी लेटेस्ट देखा, ये जो अग्निवीर का था, जिसको पता ही नहीं है कि कैसे इंडक्शन, क्या पॉलिसीज होती है, क्यों करते हैं। आपने सो मच ऑफ डिस्कशन जो आपने एक पॉलिसी लिया है फौज ने और सारी तीनों सर्विसेज ने कि अग्निवीर लेंगे, उसका कोई रीजन है? ऐसी थोड़ी लिया है। अब वो दूसरा एयर कंडीशन में बैठा हुआ आदमी जिसको उसके बारे में पता ही नहीं है, और फौज में कैसे क्या कहते हैं रेजिमेंटेशन और क्या होता है, वो बात करने लगते हैं फौज के बारे में कि अच्छा ये कर दिया वो कर दिया। तो मतलब जस्ट डीमोरलाइजिंग द फौज ऑल्सो एंड एज अ नेशन ऑल्सो। सो हमारे को ये जो चीजें हैं कि ये होगा वो होगा डिप्लोमेटिक, दैट इज वन थिंग दैट शुड कंटिन्यू, बट यू कैन ओनली विन इन अ डिप्लोमेटिक थिंग ऑल्सो इफ यू आर स्ट्रांग। यू सी द रशियंस, अभी वो भी तो उसमें है क्या कहते हैं आपके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, दे वेंट अगेंस्ट यूक्रेन, द एंटायर वर्ल्ड इज अगेंस्ट देम, बट दे आर फाइटिंग एंड दे आर गोइंग टू विन। अभी इसके बाद आप अमेरिका की स्टेट देखिए क्या हो रखी है। तो मतलब दुनिया में हर जगह क्या कहते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यू हैव टू बिकम स्ट्रांग योरसेल्फ, अगर आप दूसरों की अगर हम अपने देश के जवानों को वो पावर नहीं देंगे, क्योंकि हम वो बात कर रहे हैं कि भारत वो देश है जो कि जज्बे पर चलता है, यहाँ पर कोई बुजदिली नहीं होती कि आप पीछे जाइए और गुरिल्ला पद्धति से या घात लगाकर हमला कर दीजिए। देश शांति और अमन चाहता है, लेकिन शांति अमन सिर्फ उस हद तक हम बर्दाश्त कर पाएंगे जब तक हमारी सेना के अंदर घुसपैठ ना हो। और अब तो विदेशी घुसपैठ का मामला भी सामने आ रहा है। रावत सर, घुसपैठ को लेकर यह कहा जा रहा है कि विदेशी आतंकवादी आ रहे हैं, फंडिंग हो रही है। क्या हमारी इंटेलिजेंस जो है, हमारी जो खुफिया तंत्र है, वो इतने कमजोर हो गए हैं कि इससे पहले ये पता नहीं लगा पा रहे कि अब नॉर्दर्न इलाके से लेकर साउथ पीर पंजाल में अगर वो शिफ्ट कर रहे हैं अपना टारगेट, तो हमने ये पहले से क्यों नहीं पता किया? इतनी शहादतों के बाद भी हम नहीं जाग पा रहे। जी रावत सर। नहीं, देखिए वही तो मैं तब से कह रहा था आपको कि ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव में एक फर्क होता है। अगर आप क्या कहते हैं डिफेंसिव में आ जाएंगे तो दूसरा आदमी आपके ऊपर क्या कहते हैं कहीं ना कहीं से ये घात लगा के एक्शन करता रहेगा। जिस दिन आप ऑफेंसिव हो गए तो उसके बाद ही इज एट योर मर्सी। जैसे आपने रशिया यूक्रेन का देखा, रशिया ने पहले 1.5 लाख सोल्जर लेके वो गए सीधा ऑफेंसिव में, दे गॉट सम सक्सेस, और उसके बाद फिर वो डिफेंसिव पे आ गए। एंड फिर यूक्रेन उनके ऊपर छुटपुट हमले करके उन्होंने 2 साल से अभी तक लड़ाई चल रही है। उसके बाद अब नाउ रशिया डिसाइडेड एंड दे हैव गॉट रिजर्वेशन करके वो पूरी 5 लाख की फौज उनके अगेंस्ट खड़ी कर दी है। एंड नाउ यू सी द एक्शन, दे विल विन ऑब्वियसली। सो यू हैव टू गो ऑफेंसिव, चाहे कोई भी हो, डिप्लोमेटिक हो चाहे एज ए नेशन, यू हैव टू गो ऑफेंसिव। नॉट दैट कि मतलब आप कह रहे हो कि फौज को होना पड़ेगा या पॉलिटिकल होना पड़ेगा। ये सारी चीजें मतलब नेशन इज फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। हमारे को चेटपुट में
सिखाया जाता है, क्या कहते हैं ये, कि कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम. सो दैट इज नॉट ओनली फॉर द आर्मी, इट शुड बी एप्लीकेबल टू एवरी मैन इन दिस कंट्री. एंड आप यहाँ देखिए, एक्शन होता है कुछ, सम टेररिस्ट एक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ न्यूज चैनल में आप दिखाने लग जाते हैं सारे पॉलिटिशियन या ये जो भी है, कोई अगेंस्ट बोल रहा है, कुछ बोल रहा है. मतलब कोई मजाक हो रहा है क्या? एज ए नेशन यू शुड स्टैंड अगेंस्ट द एनिमी टुगेदर. You have to synergize the effort. बिल्कुल, और शहादत पर राजनीतिक बयानबाजियां करना कहीं ना कहीं ओछी राजनीति को भी दर्शाता है. मैं रुक करना चाहूंगी एक बार फिर बख्शी सर का. बख्शी सर, हम ये बात तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसको लेकर कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इतने हमलों के बाद लगातार ये हमले हो रहे हैं. और अभी देखिए पिछले 3 दिन में लगातार ये जो हमले हुए हैं ये एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं, और अभी भी घुसपैठ जारी है, अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन कोई एक्शन प्लान पुख्ता तौर पर नजर नहीं आया. या इस खामोशी के पीछे कोई तूफान है, ये कहा जा सकता है? कोई बड़ी योजना चल रही है सरकार की? देखिए, ये बड़ी योजना और छोटी योजना की बातें भूल जाइए जी. सबसे बड़ी बात है, मैं साउथ ब्लॉक में 2 बार सर्व कर चुका हूं. मैं चीफ स्पोक्स पर्सन था जी. मुझे पता है एग्जैक्टली क्या होता है. योजना बनाने के वाले ब्यूरोक्रेट नहीं होता, जिसको ये भी नहीं पता कि एक वेपन के और दूसरे वेपन के अंदर क्या होता है. उनको सर्विसेज में डिफरेंस नहीं पता. तो ये आप क्या बात कर रहे हैं? ये कोई प्लान बनाने के लिए आपको कमांडर्स को इकट्ठा बात करानी पड़ेगी और उनके मुंह पे शब्द नहीं डालने. ये तभी चाइना बॉर्डर पे भी यही होता है, हर जगह ये होता है. जब तक आप अपने कमांडर्स को खुली छूट नहीं देंगे थिंकिंग के लिए, मेंटल थिंकिंग के लिए, तब तक बात नहीं बनेगी. और उनको प्रेशर में डालोगे तो यही प्रॉब्लम होगी. अपना काम करने की बात होता है कि पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि आर्मी वहां पर गवर्न करती है. हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता कि सारे राइट दे दिए जाए आर्मी को? देखिए मैडम, पाकिस्तान की आर्मी कहा नहीं जाता, करती है आर्मी. और ये मैं बता दूं, रामचंद्र जी के और कृष्ण भगवान से लेके 1947 तक सारी कंट्रीज में आर्मी ही रन करती थी. ये आर्मी और किंग यूज्ड टू बी द जनरल ऑफ द आर्मी एंड वो लीड करते थे. इसमें शर्म की क्या बात है? ये डेमोक्रेसी वर्ड को गलत इस्तेमाल किया जाता है और उसमें गिल्ट पैदा की जाती है. आपकी आर्मी को आपने 1955 में ऑर्डर और प्रोटोकॉल में डाउन करना शुरू कर दिया बिकॉज डर लगने लगा. ब्यूरोक्रेट ने प्राइम मिनिस्टर को डरा दिया कि आर्मी टेक ओवर कर लेगी. ये प्रॉब्लम थी, इसको फेस करिए. जब तक आप अपने बेटे से डरेंगे रात को और सोएंगे नहीं, ये प्रॉब्लम पैदा होगी. आपको याद है वो वीके सिंह के टाइम पे कि एक जखीरा सहारनपुर से, अब कहां से आ रहा है, सिरसा से, एक आगरा से टेक ओवर करने. ये सारा ड्रामा नहीं चलता. ये मीडिया का खेल होता है. सिर्फ कोरी बयानबाजियों का दौर नहीं है. और बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि अब कहीं ना कहीं हमें घुसकर मारने की आवश्यकता है, बॉर्डर को पार करना होगा. और अगर आर्मी को एक कमांड दे दी जाए तो निश्चित तौर पर ऐसी शहादत नहीं होगी. अंतिम कमेंट में लेना चाहूंगी हेमंत गौर सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी. ये जो अभी विंग कमांडर साहब ने कहा, वो हिंदुस्तान का जो कानून है आर्टिकल 19 का सेक्शन 2, उस वजह से हमारी आर्मी पीछे रहती है, पॉलिटिशियंस आगे रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आगे रहते हैं. डेफिनेटली वो एक चीज़ है. मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा सर से कि जैसे वीके मलिक साहब ने जो एक आदेश पारित किया था कि करगिल से जो सर्दियों में फ़ौज को नीचे बुला लिया जाए, शायद वही स्थिति अभी निर्मित हो रही है जम्मू में कि वहाँ से डिप्लॉयमेंट हटाया गया और यहाँ पे ये कार्यवाही शुरू हो गई. तो कहीं ना कहीं एक हमारा इंटेलिजेंस फेल्यूर तो है ही है, क्योंकि पहले जो मेरी जानकारी में है कि पीओके से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती थी जी, वो पीओके से इंफॉर्मेशन आना बंद हो गई. तो कहीं हमारा इंटेलिजेंस फेल्यूर है. उसके अलावा ये जो चीज़ है कि जो जैसे वीके सिंह साहब ने वहाँ से, वीके मलिक साहब जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उन्होंने ये आदेश पारित किया था कि करगिल से सर्दियों में फौज नीचे आ जाएगी, देन फिर नेक्स्ट जब गर्मी आएंगी तो वो ऊपर चले जाएंगे. और यहाँ पे भी क्योंकि फौज की डिप्लॉयमेंट हमने हटानी पड़ी, रीज़न जो भी वो आप लोग बेहतर समझ पाएंगे, तो ये डिप्लॉयमेंट हटने की वजह से कारण होगा. मैं बताऊंगा जी सर. ये है जनरल मलिक को बोला गया था, गवर्नमेंट ने बोला था कि आप ऐसा करिए, ये और इसलिए, और उनके फंड्स नहीं थे, उनको ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ती है. अगर आपको ऐसा ऑपरेशन करना है, यू रिक्वायर मोर मनी. ये सारा मनी का खेल है. और हर बार के खेल के लिए तो अग्निवीर बना, पेंशन घटाने के लिए डिफेंस बजट कम करती जा रही है गवर्नमेंट.
फ्री कंट्रोल टू आर्मी का मतलब होता है उनको फाइनेंशियल पावर भी दी जाएगी, सिर्फ बात करने की पावर नहीं होती। डिफेंस बजट कम होता जा रहा है सर भारत सरकार का। बिल्कुल डिफेंस का बजट कम हो रहा है। जब तक आप डिफेंस बजट 3.5% ऑफ जीडीपी नहीं करेंगे और 4%, आपको ये प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। आपको थ्रेट कितने हैं? हम कोई स्लोवाकिया पोलैंड थोड़ी है सर, कोई थ्रेट नहीं है। जो आपके पास में थ्रेट है उसके हिसाब से आपका बजट कम है, तो आप कैसे करेंगे? और फिर आर्मी चीफ को बातें करते हैं करने के लिए। ये मलिक का डिसीजन नहीं था, ये मिनिस्ट्री का डिसीजन था। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डिसीजन तो ऊपर से ही आया, लेकिन उस वक्त तक हमारे जो नॉलेज में चीजें थी कि आर्मी खुद ही अपना कंट्रोल करती है। बिल्कुल बिल्कुल ये है ना, लेकिन समय की कमी ये चीज आ रही है। अच्छा दूसरा एक और सर मेरे को ये खैर आप बोलें प्लीज। जी सर, समय की कमी में अंतिम कमेंट लेना चाहूंगी रावत सर से, क्योंकि इस मामले में चाहे कितनी भी बात की जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक्शन कब तक होगा। देखिए एक्शन तो होगा, बिकॉज प्लान सारे बने रहते हैं एंड होंगे भी सही वक्त पे, जो भी है होगा। पर मेरे सिर्फ लास्ट में कहने का ये है कि जो हमारे फोर्सेस यहाँ से अभी क्या कहते हैं डेंसिटी कम करी गई है, उसको किसी तरीके से हमें पूरा करना पड़ेगा। इफ रिक्वायर्ड सम मोर बटालियन शुड बी रेज्ड एंड पुट हियर इन दिस ग्रिड। ह्यूमन जो है हमारा उधर क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, and we have to speak in one voice against all these terrorists and infiltrators, and army should be given a free hand to cross the LOC line of control and go on the other side and take control of all these launch bases इधर से। एंड ये जो बाकी जो फालतू में इतना सारा बोलते रहते हैं टीवी पे, जैसे ही आता है ये अगेंस्ट द कंट्री एंड द आर्मी, that should be stopped. I think we as the news channel also should try to थोड़ा सा उनको भी अंकुश लगाना चाहिए उनको। जी और सर जो बख्शी सर कह रहे हैं बजट को लेकर और ये एक बड़ी ये भी चुनौती आ जाती है, क्योंकि ये बड़ा सवाल जो है, हेमंत सर ने भी ये बात कही, जो बजट को लेकर बात हुई है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बजट को देखिए वो तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट द थिंग इज ये जो कट्स कर रहे हैं वो हमारे को कम करने चाहिए। पैसा बहुत है इंडिया के पास है जो कुछ होने का। इट इज जस्ट दैट दी ब्यूरोक्रेसी आल्सो हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन द सेम लाइन, एंड ये जो कट करते रहते हैं उसको बंद करें, एंड ये एडिशनल फोर्सेज रेज करके उसको जो ट्रुप डेंसिटी को उसको वापस उसी लेवल पे लाएं, ताकि वहां पे कोई अंदर घुसपैठ आ ना सके। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा सवाल। और हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ रावत सर जुड़े, रिटायर्ड मेजर जनरल, और साथ ही प्रफुल्ल बख्शी जी विंग कमांडर। सर आपका बहुत शुक्रिया। हेमंत गौड़ सर एडिटर इन चीफ, बहुत अच्छी आपने बात पर रखी। और कुल मिलाकर अब ये चर्चा जो है, ये चर्चा का विषय हालांकि इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे देश में शहादत हो रही है, जिस तरीके का ये माहौल बन रहा है, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। आतंकियों का मिशन जम्मू इसे कहा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे खतरनाक मंसूबे जो हैं वो आतंकवादियों के हैं। ये कहा जा रहा है कि साउथ पीर पंजाल अब नया अड्डा बन चुका है, लेकिन क्या हमारा खुफिया तंत्र इसको लेकर पहले सजग नहीं था? और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर किस एक्शन प्लान के लिए बैठी है सरकार? सरकार पर यह निशाना भी साधा जा रहा है कि अब ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट जैसे बड़े हमले होने चाहिए और सीधे हमें बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान को मारने की जरूरत है। अब शांति व्यवस्था की बात करने से बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो शहादत हुई है ये बड़ी शहादत है, और इस पर सिर्फ मौन रखकर एक पटाक्षेप कर लेना ये बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल उन राजनीतिक बयानों को लेकर है जो आप इस तरीके से करते हैं शहादत पर, और ये कहते हैं कि सरकार फेल्यूर है। लेकिन सरकार का फेल्यूर इसलिए भी गिनाया जा रहा है कि सबसे बड़ी बात कि आखिर सरकार खामोश क्यों बैठी है, और इस खामोशी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस खौफ के मंजर को रोकने की आवश्यकता है। इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। बने रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।